हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी चले तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इधर सारंग विला में मृत्युंजय ने जैसा कि कहा था कि आज वो ऑफिस नहीं गया था, बल्कि कमरे में ही बैठा अपना काम कर रहा था। महक कमरे के अंदर आते हुए मृत्युंजय से बोली, आप वो सामान लेकर आए जो मैंने आपको लिस्ट में दिया था या भूल गया? मृत्युंजय लैपटॉप में काम करते हुए हाथ से इशारा करके ड्रेसिंग की तरफ बता देता है। तो महक जाकर सारे ज्वेलरी को देखने लगते हैं। सब कुछ देखने के बाद उसके हाथ में डायमंड नेकलेस का सेट आ जाता है, जिसे देखते हुए महक सरप्राइज होकर बोली, ये बहुत खूबसूरत है। क्या आप इसे माँ के लिए लेकर आए हो? बहुत खुश हो जाएंगे। महक के बात पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। महक मृत्युंजय की बात पर एक नज़र नेकलेस को देखने के बाद मृत्युंजय के सामने रख कर बोली, मुझे नहीं पहनना। कितना भड़काऊ है, आप वापस करके आओ। मृत्युंजय महक को घूरने के बाद फिर से लैपटॉप में काम करते हुए बोला, पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो फेंक दो। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोले, आपसे किसने कहा इतना महंगा ज्वेलरी लेने के लिए? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैंने एक चीज़ तो सुनी थी कि मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसा बचाते हैं, और आज देख भी लिया। महक मुंह बनाकर बोली, हम वही सामान लेते हैं जो हमारे बजट के अंदर रहे और हम पर सूट करे। मृत्युंजय महक के बाद पर उसे नेकलेस की तरफ इशारा करते हुए बोला, महक, ये तुम्हारे पति के बजट के अंदर है और तुम पर सूट भी करेगा, पहन कर देखो। महक नेकलेस के सेट को उठाकर कबर्ड में रखते हुए बोली, जब ज़रूरत होगी पहन लूँगी, अभी नहीं है और लंच का वक्त हो गया है, चलिए। मृत्युंजय हाथ दिखाते हुए बोला, मुझे थोड़ा सा और काम है। महक मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर बोली, अगर आपको काम ही करना है तो घर में क्यों रह कर रहे हो? ऑफिस जाना चाहिए था ना। बीवी को फोकट में टेंशन दे रहे हैं। चुपचाप खाना खाने के लिए चलिए। मृत्युंजय खड़ा होकर महक के पास जा उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? हाँ, मैं आप पर चिल्ला रही हूँ। खाने पर एटलीस्ट पूरा ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होता। महक ने मृत्युंजय को घूरते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय आह भरते हुए बोला, मैंने गौर किया है, जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आपकी गलतफहमी है मिस्टर बागर बिल्ले जी, मैं पहले से हिम्मत वाली थी, इसलिए आप जैसे टेढ़ी उंगली को सीधा कर दिया। चलिए अब। इतना कहकर महक मृत्युंजय को खुद से दूर करके कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय जाते हुए महक को देखकर गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कमरे से बाहर चला आता है। इधर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में अदिति बॉबी के साथ ड्रामा क्लब आई हुई थी कि कुणाल बॉबी के पास आकर बोला, सुनो। बॉबी कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, सुनाओ। कुणाल बॉबी को साइड करते हुए अदिति से बोला, मैं तुमसे बात करना चाहता था। अदिति, जो कि लॉलीपॉप खाते हुए खड़ी उन दोनों को देख रही थी, कुणाल से बोली, कहो। कुणाल अपना फ़ोन निकालकर अदिति के साथ एक सेल्फी लेने लगता है, जिस पर अदिति उसे दूर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, यूनिवर्सिटी में नवरात्रि होने के कारण रात को गरबा और डांडिया अरेंज किया गया है, जिसमें मैं तुम्हें अपने पार्टनर बनाकर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों की एक सेल्फी। अदिति कुणाल की बात को बीच में काट कर बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। कल मेरे बिक्की भैया किडनैप हो गए थे, अगर किसी ने मुझे कर लिया तो मैं नहीं जाऊंगी और सीनियर मुझे नहीं जाने देंगे। कुणाल अदिति की बात पर इरिटेट होकर बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना टॉक्सिक है, हमेशा तुम पर रोक लगाता रहता है। पीछे से विप्लव आकर कुणाल के सिर पर मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रो के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? बॉबी कुणाल को साइड कर विप्लव को घूरते हुए बोले, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को मारने की? तुम्हें डर नहीं है क्या? विप्लव अपने हाथ को स्लिप्स ऊपर करते हुए बोला, देखो गंदी लड़की, ये मेरे और तुम्हारे ब्रो के बीच की बात है, तुम बीच में नाक घुसाना बंद करो, वरना मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगा।
बॉबी अपने सिर पर पहने कैप को उल्टा करते हुए विप्लव के सामने आकर बोली, और तुम यहाँ आकर मेरे ब्रो पर चिल्लाना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। विप्लव इधर उधर देखते हुए बोला, ए मोटी कहाँ चली गई? हमेशा तो मेरे साथ रहती है, आज कहाँ गायब हो गई? बॉबी विप्लव के थोड़ी और पास आकर बोली, क्यों, खुद बात करने की हिम्मत नहीं है क्या? जो अपनी बेइज्जती को ढूंढ रहे हो, हिम्मत है तो दो दो हाथ करके दिखाओ। विप्लव बॉबी की बात पर उसे घूरते हुए बोला, देखो, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो, वरना किस कर दूंगा मैं। बॉबी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, मुझे किस करने की धमकी दे रहे हो? सच में जब मैंने तुम्हें किस किया था, लड़कियों की तरह रो रहे थे और तुम मुझे किस। विप्लव बॉबी की बात को पूरा होने से पहले उसके गाल पर किस कर देता है, जिस पर बॉबी उसे अजीब नज़रों से घूरने लगती है। विप्लव बॉबी को किस करने के बाद विनर वाली मुस्कान के साथ बोला, देखा, डरता नहीं हूँ मैं तुमसे। बॉबी अपने गाल को साफ करके विप्लव को देखते हुए बोली, मेरे प्यारे लिटिल बनी, क्या तुम्हें नहीं पता किस कैसे करते हैं? चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर बॉबी सब के सामने एक बार फिर से विप्लव के कॉलर को पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेती है। विप्लव अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेता है, वहीं बॉबी बड़े शिद्दत के साथ उसके होठों को चूम रही थी। करीब 2 मिनट बाद बॉबी हल्का सा विप्लव के होठ के कॉर्नर को बाइट कर दूर होते हुए बोली, ऐसा लगता है जैसे टेस्ट बदल गया हो। इतना कहकर बॉबी अपने रुमाल निकालकर अपने होठों को साफ करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अब पता चला किस कैसे करते हैं। विप्लव की आंखें बड़ी हो गई थी और उसके सिर के ऊपर दिन में ही तारे नाच रहे थे। वही कुणाल अपनी बहन के बेशर्मी पर उसे घूरते हुए बोला, बॉबी श्योर तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में मैं पापा से ज़रूर बताऊंगी। बॉबी बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए बोली, काफ़ी अच्छी बात है, फिर पापा मुझे वापस भेज देंगे जहां पर मेरे सारे दोस्त हैं। बॉबी की बात पर कुणाल उसे बस घूरता रह जाता है। तभी विप्लव एक थप्पड़ बॉबी के गाल पर रसीद देता है। अचानक विप्लव के थप्पड़ मारने पर बॉबी अपने गाल पर हाथ रख विप्लव की तरफ देखती है, जो कि गुस्से में उसे घूर रहा था। विप्लव गुस्से में बॉबी के कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींचकर बोला, तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से मुझे किस करके तुम सब के सामने बहुत कूल बन रही हो? तो मैं बता दूं, तुम्हें कूल नहीं है तुम, बल्कि एक स्टूपिड हो जो खुद की इज्जत को सब के सामने नीलाम कर रही है। बॉबी अपने कॉलर को देखती है, जिसे विप्लव ने अपनी मुट्ठी में भर रखा था, जिस पर बॉबी विप्लव को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, दूर रहो मुझसे। विप्लव और मजबूती से बॉबी को अपने करीब खींचकर बोला, क्यों दूर रहूं? अभी तुमने सब के सामने मुझे किस किया ना, अब जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बॉबी विप्लव को खुद से दूर करते हुए बोली, विप्लव मैं समझा रही हूँ ना तुम्हें, दूर रहो मुझसे। कुणाल विप्लव को बॉबी से दूर करते हुए बोला, विप्लव सीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, छोड़ो बॉबी को। विप्लव एक हाथ से कुणाल को धक्का देकर बोला, जूनियर है, जूनियर की तरह रहो, वरना तुझे पता चलेगा विप्लव सारंग क्या चीज़ है। समझती क्या तेरी बहन खुद को? बहुत बड़ी हीरोइन है जो जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे मेरे साथ बिहेव करती रहेगी। इतना कहते हुए विप्लव एक धक्के के साथ बॉबी को छोड़ देता है। बॉबी की आंखों में नमी तैर गई थी। अदिति बॉबी को पकड़ते हुए विप्लव पर थोड़ी नाराज़गी से बोली, वापी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विप्लव अदिति को अपनी तरफ खींचकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम मेरी भाभी हो, मेरा साथ दो, ऑलरेडी शाम हो रही है, चलो। इतना कहकर विप्लव एक नज़र बॉबी को देखने के बाद अदिति को लेकर ड्रामा क्लब से बाहर चला जाता है। कुणाल बॉबी के हाथ को पकड़कर बोला, चलो। बॉबी कुणाल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर ड्रामा क्लब से अकेले ही बाहर चली जाती है। कुणाल वहां पर खड़े सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर कोई मूवी ड्रामा नहीं चल रहा है, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर कुणाल खुद भी ड्रामा क्लब से बाहर चला जाता है। इधर अनमोल रिया के सामने बैठा उसे अपने केबिन में पढ़ा रहा था और रिया मुंह बनाकर सब कुछ ध्यान से सुन रही थी।
अनमोल आखिरी में बुक बंद करते हुए रिया से बोला, आज के लिए बस इतना ही, चलो घर चलते हैं। अनमोल की बात पूरी होते ही रिया जल्दी जल्दी अपने बैग में कॉपी डालकर बैग उठाते हुए बोली, बाय प्रोफेसर। अनमोल रिया के स्पीड को देखते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे रिया सीधा उसके गोदी में जा गिरती है। तभी केबिन का दरवाज़ा खुलता है और जिया अंदर आती है। जिया अपने सामने रिया और अनमोल को इतने करीब देखकर हैरान हो जाती है, जिस पर अनमोल जिया की तरफ देखते हुए कहता है, मिस जिया, ये कौन सा मैनर्स हुआ अपने प्रोफेसर के केबिन में आने का। रिया, जो कि अनमोल की गोद में उतरने की कोशिश कर रही थी, जिया को देखकर और आराम से बैठ जाती है। वही जिया अनमोल की बात पर अपना सिर झुकाकर बोले, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी प्रोजेक्ट को लेकर। अनमोल टाइम को देखते हुए बोला, क्लास ओवर हो चुकी है और नवरात्रि चल रहा है, इसलिए मुझे घर जाना है। जो भी बात करनी है कल करेंगे। रिया अपने पेट को पकड़कर अनमोल से बोली, अनमोल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अनमोल रिया को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, डॉक्टर के पास चलते हैं। जिया उन दोनों के बुरे तरीके से घूरे जा रही थी। वहीं रिया जिया को जेलस कराने के लिए जानबूझकर अनमोल के गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो। तभी एक बार फिर केबिन का दरवाज़ा खुलता है और विप्लो गुस्से में अंदर आता है। उसके साथ ही साथ अदिति भी अंदर आ जाती है। विप्लो अपने सामने रिया को घूरते हुए बोला, मोटी, मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू यहाँ पर मेरे ब्रो के साथ आस्की फरमा रही है। रिया अनमोल की गोद से उतरकर अपने कपड़े ठीक करते हुए विप्लो से बोली, क्या हुआ। विप्लो जिया को देखने के बाद रिया से बोला, हमारा पर्सनल मैटर है, अनजान लोगों के बीच में लाना अच्छा नहीं होगा, चल हम लोग चलते हैं। उसके बाद अनमोल की तरफ देखते हुए बोला, शादी से पहले तक मेरी मोटी से दूर रहना। इतना कहकर विप्लो अपने दोनों हाथों में अदिति और रिया के हाथ को पकड़कर उन दोनों को खींचते हुए वहां से ले जाता है। वहीं जिया विप्लो की बात सुन सदमे में अनमोल को देखते हुए बोली, शादी, आपकी और रिया की शादी। अनमोल अपने बैग उठाते हुए बोला, गर्लफ्रेंड है मेरी। इतना कहकर वो केबिन से बाहर चला जाता है। इधर अमृत का कमरा। अमृत वैशाली को हेड मसाज दे रहा था और वैशाली मज़े के साथ वीडियो गेम खेल रही थी। अचानक वैशाली अपना सिर ऊपर करके अमृत की तरफ देखते हुए बोली, हम तुमसे एक सवाल पूछे। अमृत अचानक वैशाली की बात पर उसे देखते हुए बोला, हाँ पूछो, क्या पूछना है। वैशाली अपने दांत दिखाते हुए बोली, हमको क्या लगता है, तुम हमारी बेटी होगी या फिर बेटा। अमृत कुछ देर सोचकर बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, बेटा होगा तो घर का वारिस बढ़ेगा और बेटी होगी तो हमारी प्रिंसेस रहेगी। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हमने ये नहीं पूछा कि क्या होगा तो क्या होगा, हमने पूछा हमारी बेटी होगी या फिर बेटा। वैशाली मैं लॉयर हूँ, डॉक्टर नहीं। मैं तुम्हारे अंदर घुस कर नहीं देख सकता कि तुम्हारी बेटी है या फिर बेटा। अमृत ने इस बार थोड़ा इरिटेट होकर कहा। वैशाली नीचे कारपेट से उठते हुए बोली, हमको नहीं करवाना सिर मसाज, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, बकलूल कहीं के। अमृत वैशाली के बदलते हुए मुंह को देखकर बोला, क्या हो गया है वैशाली, तुम क्यों इतना ज़्यादा इरिटेट हो रही हो। वैशाली फ़ोन अमृत के ऊपर फेंकते हुए बोली, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हारी बात का जवाब काहे दें, हमको नहीं बतियाना तुमसे। इतना कहकर वैशाली बाथरूम की तरफ चली जाती है। अब अमृत हताश नज़रों से वैशाली को मोबाइल को पकड़े जाती हुई वैशाली को देखने लगता है कि फ़ोन बजने लगता है। अमृत उस फ़ोन की तरफ देखता है जो किसी और का नहीं उसी का था। फिर कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हाँ खुशहाली, तुम्हारी तरफ से खुशहाली बोले, हाउ आर यू अमृत। दूसरी तरफ से खुशहाली बोले, हाउ आर यू अमृत, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, तुम अपना बताओ, मुझे कैसे याद किया। अमृत ने सोफे पर लीन होते हुए बोली। खुशहाली कुछ पल शांत रख कर बोली, एक्चुअली आई एम गोइंग टू बी ए मदर। अमृत तुरंत उठकर बैठे हुए बोला, व्हाट आर यू किडिंग विथ मी,
शादी से पहले ये सब क्या? खुशहाली थोड़ी नम आवाज़ में बोली, मुझे नहीं पता इसका बाप कौन है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। ये कहते हुए खुशहाली रोना शुरू कर देती है। अमृत थोड़ा परेशान होकर बोला, शांत हो जाओ, हम दोनों मिलते हैं। वैशाली बाथरूम से बाहर आते हुए बोली, किससे मिलने की प्लानिंग कर रहे हो तुम? हमको धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? तो हम बता दें, तुमको गोली मार देंगे। अमृत वैशाली की धमकी को सुनते हुए उसे हाथ दिखाकर चुप रहने को बोल खुशहाली से बोला, खुशहाली एक्चुअली वैशाली प्रेग्नेंट है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता और उसके मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण मैं तुमसे कहीं और भी नहीं मिल सकता। तुम सारंग बिला क्यों नहीं आ जाती? हम यहीं पर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। खुशहाली अमृत की बात पर ओके कहकर कॉल कट कर देती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।